अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस। आज हमारा लेक्चर नंबर 71 है। हम चैप्टर 14 डिस्कस कर रहे हैं जी। हमने इसके अंदर कल आइज़ा 705 स्टार्ट किया था, मतलब कि आपका जो मॉडिफाइड ओपिनियन है उसके ऊपर हमने डिस्कशन स्टार्ट की। उसकी जो मेन बातें हैं वो ज़रा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। उसमें यह है कि भाई पहले तो हमें पता लगा कि मिस स्टेटमेंट क्या है। ऑल्दो हम थ्रू आउट द ऑडिट ये मैं आपको बताता रहा हूँ, बट उसकी डेफिनेशन एज सच अब आई है। वो क्या है कि जी अगर AFRF की बताई हुई अमाउंट, मतलब जो उसके मुताबिक निकलनी थी अमाउंट, या उसके मुताबिक क्लासिफिकेशन होनी थी, या उसके मुताबिक कोई डिस्क्लोजर वगैरह होने थे, और जो आपने किए हुए हैं, एंटिटी ने किए हुए हैं विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनमें फ़र्क है, तो ये मिस स्टेटमेंट ऑब्वियसली हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो AFRF की बेस पर बनानी है। ठीक है जी। अब मिस स्टेटमेंट जो है उसके वो कहते हैं 3 रीजंस हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि आपने इनकरेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ की हो, कि पॉलिसी जो आपने चूज़ किया वही इनअप्रोप्रिएट है, वो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। या वो कहता है कि हो सकता है कि पॉलिसी तो ठीक हो बट उसकी जो एप्लीकेशन है वो सही नहीं हुई, मिस एप्लीकेशन हो गई है। या फिर एक और रीज़न है कि जी आपके जो डिस्क्लोजर्स थे AFRF के मुताबिक, रेलेवेंट आपका जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक, वो आपने डिस्क्लोजर्स कंप्लीट नहीं दिए हुए या दिए ही नहीं हुए, तो मिस स्टेटमेंट्स हो सकती है। ठीक है। अब ये मटेरियल भी हो सकती हैं और परवेजिव भी हो सकती हैं। मटेरियल तो सिंपल है जी कि आपकी मटेरियलिटी से ऊपर निकल गया। परवेजिव से मुराद है कि इतना बड़ा मसला था कि वो किसी एक अकाउंट हेड तक महदूद नहीं रहा, सिर्फ एक अकाउंटिंग हेड, 2 अकाउंटिंग हेड तक नहीं रहा, बल्कि ज़्यादातर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हेड्स हैं उनमें वो गया है और वहाँ तक उसका इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है। या फिर वो कहता है कि हो सकता है कि ज़्यादा हेड्स तक ना जा रहा हो, लेकिन वो इट्सेल्फ इतनी बड़ी अमाउंट हो कि फाइनेंशियल पोजीशन आपकी जो है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके एक बिगर पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो जाहिर है जितनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी मिसस्टेटमेंट निकल आई है तो कहते हैं इसको मटेरियल एंड परवेसिव बोलो। या फिर वही है कि कोई बहुत बड़ा कोई डिस्क्लोजर है जो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर था, वो आपने मिस कर दिया। अब ये ऑब्वियसली जजमेंट कॉल है ऑडिटर की कि वो इस सिनेरियो में परवेसिव उसको लेता है या नहीं लेता। ठीक है। तो पहले जो 2 सिनेरियोज हैं कि डिफरेंट अकाउंट हेड्स को हिट कर रही है या बहुत बड़ी अमाउंट है, ये काफ़ी हद तक दिखने में समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पे 15 मिलियन मटेरियलिटी है, आप कहेंगे 70-80 मिलियन का कोई मसला निकला है, आप कह सकते हैं कि यार ये परवेसिव है। ठीक है। डिस्क्लोजर्स वाली जो बात है प्योरली जजमेंट है, तो आप वहाँ पर दोनों ले सकते हैं अपने ओपिनियन के, भाई ये मटेरियल भी हो सकता है और हो सकता है कि ये मटेरियल एंड परवेसिव भी हो, तो वो बस आपने डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है पेपर में कि भाई मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, देन एक आ गई स्कोप लिमिटेशन। तो स्कोप लिमिटेशन का भी सर हमें पता है कि आपका when the auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence, क्योंकि वो लेना है एविडेंस, फिर ही हमने कहना है कि मिस स्टेटमेंट है, फिर ही हमने कहना है कि मिस स्टेटमेंट नहीं है। जाहिर है एविडेंस के बगैर तो नहीं कह सकते, बट अगर एविडेंस ही नहीं मिला तो हमें क्या पता कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। फिर हम बोलते हैं वर्ड्स पोटेंशियल पॉसिबल इफेक्ट। पोटेंशियल पॉसिबल इफेक्ट से मुराद क्या है? पॉसिबल इफेक्ट के अभी एक्चुअल इफेक्ट नहीं पता चला। एक्चुअल इफेक्ट तो पता चलना था अगर एविडेंस मिलता, फिर कहते हैं ना ये चीज़ सही है गलत है। एविडेंस ही नहीं मिला तो हाउ कैन वी क्लेम के फाइनेंशियल सर्विस ठीक हैं या फलां हेड के अंदर मसला है। बात आ रही समझ। अब स्कोप लिमिटेशन की भी 3 रीजंस हो सकती हैं, मतलब कि एविडेंस ना मिलने की 3 रीजंस हो सकती हैं। एक रीज़न तो ये हो सकती है कि दी एंटिटी के कंट्रोल में ही नहीं थी चीज़। ठीक है, हमने उसकी एग्जांपल्स भी देखी। फिर एक चीज़ है कि ऑडिटर का जो काम है उसकी नेचर या टाइमिंग ऐसी थी कि एविडेंस नहीं मिल सकता था। जैसे हमने बात की कि अगर फॉर एग्जाम्पल स्टॉक टेक 30 जून को होना था, लेकिन ऑडिटर साहब अपॉइंट ही बाद में हुए हैं और इसमें एंटिटी का कसूर भी नहीं है। अगर अगर तो उसका कसूर है इस चीज़ में कि उन्होंने अपॉइंट किया ही नहीं था रेलेवेंट टाइम पे, तो फिर तो एंटिटी का मसला है। बट अगर
पिछला ऑडिटर रिज़ाइन कर गया, छोड़ गया, निकाल दिया गया, अब नया ऑडिटर अब आया है, 30 जून पे मौजूद नहीं था, स्टॉक टेक नहीं हुआ एज़ पर आइज़ा 501, तो अब है तो एविडेंस तो नहीं ना मिला स्टॉक की एग्जिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये जो है हम कह सकते हैं कि जो टाइम ऑफ ऑडिटर वर्क था उसकी वजह से हुआ। बात आ रही समझ। इस तरह एक उसने एग्जांपल दी कि अगर ऑडिटर को लगता है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर अकेले मुझे एविडेंस नहीं दे सकते, मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करने चाहिए, लेकिन कंट्रोल है ही नहीं। टीओसीज तो याद करें, हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया होगा कि टीओसीज तो वहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं वेयर देयर इज़ सम काइंड ऑफ कंट्रोल। अगर कंट्रोल हो ही ना तो किसको टेस्ट करना है, सही है। एंड द थर्ड वन इज, जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है वो है कि स्कोप लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको एविडेंस नहीं दे रही, हालांकि मैनेजमेंट ने आपसे वादा किया था प्रीमाइज ऑफ ऑडिट में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की थी टू प्रोवाइड यू अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। कहा था ना उसने कि भाई हम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ऑडिटर साहब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब ये क्या कर रहे हो भाई, फिर आप ये क्या कर रहे हो, अब क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? तो ये मसला है। अच्छा, अब फिर हमने कहा कि सर अगर चाहे मिसस्टेटमेंट है चाहे स्कोप लिमिटेशन, अगर तो ये मटेरियल थी, मतलब मटेरियल चीज़ के बारे में थी, तो फिर तो हम रिपोर्ट को कर देंगे क्वालिफाई या ओपिनियन को कर देंगे क्वालिफाई, क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, ठीक है। बट अगर मिसस्टेटमेंट मटेरियल एंड परवेजिव हो तो हमने कहा कि एडवर्स ओपिनियन देंगे कि भाई सब कुछ ही फारिग है। फिर हमने कहा कि अगर स्कोप लिमिटेशन आ जाए बड़े लेवल की, मटेरियल एंड परवेसिव, तो हम डिस्क्लेम कर देंगे सर वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, हम क्या इसके ऊपर ओपिनियन दें। और हमने इन चीज़ों का लिंक आइज़ा 701 कैम के साथ पड़ा हुआ है, ठीक है। क्वालिफाइड ओपिनियन आया हो और कैम भी हो, कैम लिस्टेड के लिए लाजमी है ना, लिस्टेड कंपनी के लिए कैम भी हो, तो कैम सेक्शन डलता है, ठीक है। और हम लिखते हैं कि इन एडिशन टू दोज मैटर्स एज डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ फॉलोइंग आर द की ऑर्डर मैटर्स, कि भाई इन एडिशन टू दोज, वो तो हैं ही उनके सारे ये भी हैं, ऐसे ही है। फिर एडवर्स ओपिनियन के केस में भी, एडवर्स ओपिनियन के केस में हम क्या कह रहे होते हैं कि भाई सारा कुछ खराब है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, इस तरह हम बता रहे। वहाँ पर स्टैंडर्ड कहता है कि यार कैम की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन अगर फिर भी कोई कैम है, क्योंकि कैम की जो वर्डिंग है ना वो थोड़ी पॉजिटिव सी होती है, उसमें आपने वो आपको पता ही है कि पहले आपने लिखना है कि कैम क्यों था, फिर आपने इसको एड्रेस क्यों किया, इसका नतीजा क्या निकला, ठीक है। तो अगर तो नतीजा कोई क्वालिफिकेशन वगैरह वाला होता तो वो तो ऊपर लिखना था ना, तो इधर तो लिखना नहीं था। अब यहाँ पर इसका मतलब पॉजिटिव सी बात होनी है। तो वो कहेंगे एक तरफ आप कह रहे हो कि सारा कुछ ही फारिग है और इधर आप पॉजिटिव बातें कर रहे हो। तो अगर करनी भी है ना तो बड़े ही एहतियात से वर्ड्स को केयरफुली आपने चूज़ करना है। ऐसे वर्ड ना चूज़ कर दो कि यूज़र पढ़ के कहें यार ऊपर अभी हम कुछ पढ़ के आए बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में, यहाँ पे कोई और बात हो रही है, ये तो इधर पॉजिटिव इन्फेरेंस आ रहा है उससे, ठीक है। और थर्ड वन क्या था, डिस्क्लेमर। अगर डिस्क्लेम किया गया तो फिर तो भाई कैम कहते डालना ही नहीं है, क्योंकि कैम के लिए एविडेंस होना है ना। हम वो उसमें यही लिखते हैं ना कि ये कैम था, यहाँ से हमने एविडेंस लिया, इस बार में हम पहुँचे, कहते आप तो कह रहे हो एविडेंस मिलता ही नहीं है, तो फिर किस चीज़ का, तो डिस्क्लेम कर देना टोटल। आगे बात समझ। तो हाँ, लेकिन जब वो वाली हो, मैनेजमेंट ने स्कोप लिमिटेशन इम्पोज की और मैनेजमेंट आपको नहीं लेने दे रही एविडेंस, तो भाई फिर क्या होता है, फिर हमारे पास विदड्रॉल का ऑप्शन भी होता है, हम छोड़ के भी जा सकते हैं। दो सिनेरियोज हैं जहाँ पर हम नहीं छोड़ते। एक तो है कि अगर लॉज एंड रेगुलेशंस रोक लें, वो तो अगर कहीं पे भी रोक लें कि भाई नहीं आपने छोड़ना, करना ही करना, डिस्क्लेमर दे दो बेशक, फिर करना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट इस लेवल पे पहुंच गई है कि अब प्रैक्टिकल नहीं लग रहा कि भाई मैं इसको छोड़ूं, जाहिर है मेरा कॉस्ट लगी, मेरा खर्चा लगा, मैंने स्टाफ लगाया था, टाइम इन्वेस्ट हुआ मेरा, अब एंड पे काम पहुंच गया, अब जाके कोई एविडेंस नहीं मिल रहे बहुत बड़े बड़े, तो अब वो कहता है कि नहीं इसको कर लो कंप्लीट, ठीक है, ताकि आप फीस वगैरह तो अपनी लो, काम तो पूरा करो। हाँ, अगर बीच में या स्टार्ट में पता लग गया फिर छोड़ दो। हाँ जी भाई, कोई आई है गल समझे नहीं, आ जाए सर ज़रा फिर।
आ जाएं, कहाँ पे आना था? फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द मॉडिफाइड रिपोर्ट। मॉडिफाइड रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा? देखें, बाकी चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ ये ओपिनियन वगैरह के जो सेक्शंस है ना, ये चेंज होने होते हैं। ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, ठीक है। और डिस्क्लेमर के केस में कैम का सेक्शन आना ही नहीं है। क्वालिफाइड और एडवर्स के केस में, क्वालिफाइड के केस में तो कैम आ सकता है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो आना चाहिए भी। तो आप इन एडिशन टू दोज करके लिख देंगे। अगर कैम नहीं है तो फिर लिख देंगे एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ देयर आर नो अदर कैम, इस तरह लिख सकते हो। इसी तरह एडवर्स में भी अगर कोई और कैम नहीं मिला तो आप लिख दो ये वाली कि एक्सेप्ट फॉर दोज मैटर डिस्क्राइब इन द एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ देयर आर नो अदर मैटर्स टू बी रिपोर्टेड एज कैम, ये आप लिख सकते हो। बट अगर एडवर्स में आपको कैम भी नज़र आ गया तो केयरफुली वर्ड्स आपने क्राफ्ट करने हैं, केयरफुली वहाँ पे लिखना है आपने। डिस्क्लेमर के केस में आपने कैम का सेक्शन ही नहीं डालना, ठीक है जी। आ जाए भाई ज़रा फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। तो वो कहते हैं एक तो आपने उसी को लेकर चलना है आइजा 700 वाली, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें चेंज होंगी। जैसे ओपिनियन पैराग्राफ है तो अब आपकी जो हेडिंग है वो चेंज हो जाएगी। पहले आपने हेडिंग दी थी सिंपल ओपिनियन, ऐसे है ना कि जब आप आइजा 700 से मुराद क्या है? अनमोडिफाइड रिपोर्ट, सही है। और आइजा 705 क्या है? मॉडिफाइड। आइजा 700 के अंदर मतलब जो फ़र्क आने हैं इनके अंदर, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। फ़र्क क्या है? यहाँ पर आपका आता था ओपिनियन सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर अब क्या आएगा? यहाँ पर या तो आएगा क्वालिफाइड ओपिनियन, इसका नाम हेडिंग का, ठीक है। या आपका आ सकता है जी एडवर्स ओपिनियन, या आपका आ सकता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आइए बात समझ, इधर तो ये आना था, इधर ये चीज़ आ गई। और ये भाई आपने लिखना है इंक्लूजन ऑफ दिस पैराग्राफ हेडिंग मेक्स इट क्लियर टू यूज़र के भाई अब मॉडिफिकेशन आ गई है। अच्छा, वो कहता है जब क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ आएगा, ये वाला पैराग्राफ सिर्फ वन बाय वन वो बताएगा, ये वाला आया तो अब इसकी वर्डिंग किस तरह से होगी। पहले तो ज़रा पहुँचे उधर 700 वाली, ठीक है, 700 वाली वर्डिंग और इसमें फिर फ़र्क हम देखते हैं ना। ठीक है, ये आ जाए ज़रा, इसमें उसने क्या लिखा हुआ है भाई? ऑडिटर्स ओपिनियन कि आपने पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी है वो आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। आपने ये लिखना है कि वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम लिखना है, ठीक है। आपने अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करनी है, आपने पीरियड जो कवर वो कर रही हैं वो लिखना है। इससे बेहतर है कि आप ये ना जो इलस्ट्रेशन दी हुई थी ना रिपोर्ट की वो देखें ज़रा। उसने क्या लिखा था जी ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर? वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी विच कंप्राइज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st December and the statement of comprehensive income, statement of change in equity, statement of cash flows and the notes to the financial statements including a summary of significant accounting policy। सही है, ये इस तरह लिखना है आपने और एग्जैक्ट वर्डिंग यही है, कोमा तक चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। सारा कुछ वैसे ही आपने लिखना है। फिर आप नीचे लिखते हो इन आर ओपिनियन, ये अनमोडिफाइड ओपिनियन की बात है, इसकी बात हो रही है। इसमें आप क्या लिखते हो? इन आर ओपिनियन द accompanying financial statements present fairly in all material respect, या उसने कहा गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, आप लिख लें। The financial position of the company as of 31st December and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the IFRS। सही है, ये उसने भाई ओपिनियन सेक्शन के अंदर लिखा था। जबकि अब अगर हम इधर आए हमारे इसमें, तो इधर वो क्या कह रहा है? कहता है अब क्वालिफाइड हो गया तो अब आपने किस तरह लिखना है? वो कहता है आप लिखेंगे व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेसेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शैल स्टेट इन द ओपिनियन पैराग्राफ। अब ये जो ओपिनियन पैराग्राफ है ना, इसके अंदर क्या लिखना है? वो कहता है इसमें आपने लिखना है इन द ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ the matters described in the basis for qualified opinion paragraph, the financial statement present fairly in all material aspects in accordance with the AFRF, या फिर वो दूसरा कंप्लायंस फ्रेमवर्क वाली बात, ठीक है।
When the modification arises from inability to obtain sufficient appropriate order evidence, the auditor shall use the corresponding phrase except for the possible effects. पीछे हमने क्या लिखा था? Except for the effects, हमने ये लिखा था ना, except for the effects of the matter. अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? अगर unable to obtain order evidence है, मतलब एविडेंस मिला ही नहीं, हमें इफेक्ट का पता ही नहीं है, तो फिर आप क्या लिख दो? एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट. सही है. For the अच्छा, when the auditor expresses a qualified opinion, it would not be appropriate to use phrases such as with the foregoing expression or subject to in the opinion as these are not sufficiently clear or forceful. कह रहा इस तरह की वर्डिंग नहीं आपने लिखनी, इसलिए वैसे दो लाइनें क्रॉस कर दें, इररिलेवेंट है. बात भाई अब ज़रा समझें मेरी, बड़े गौर से तहम्मुल के साथ समझनी है. ठीक है, ये फिर आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो उसमें सारा कुछ काम आएगा. देखें, ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर हमने स्टार्ट में क्या लिखा जी? वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी विच कंप्राइजेज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड द नोट्स फॉर द ईयर देन एंडेड. ठीक है, एंड द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. ये लिख दिया. इधर भी वही लिखना है. स्टार्ट वाला पैराग्राफ दोनों का सेम होगा. अब अगली बात है, इसमें हमने क्या लिखा? इन आवर ओपिनियन. ठीक है, हमारे ओपिनियन के मुताबिक हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू. ठीक है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है किसका? ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है उसका, ये हमने लिखा. अब आगे बात क्वालिफाइड ओपिनियन की. इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? इधर हम ये लिखते हैं भाई, पहला पैराग्राफ वही आ गया, फिर हम लिखते हैं इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ. वो इंग्लिश समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही है? देखो, जैसे हमने ओपिनियन लिखा तो इसके नीचे ही हमने बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ भी डाला कि भाई ये जो मैं ऊपर ओपिनियन दे रहा हूं कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ओके, क्यों दे रहा हूं, ये उसकी बेसिस है. ऐसे ही है ना. इसी तरह एक क्वालिफाइड ओपिनियन जो है तो भाई इसका भी तो एक पैराग्राफ नीचे आएगा ना, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन. इसी तरह एडवर्स ओपिनियन है तो इसका भी सारा आएगा बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन. इस तरह डिस्क्लेमर है तो सर इसका भी बताना भी तो है ना कि सर मैं क्यों दे रहा हूं ये वाला ओपिनियन, क्योंकि देखें ऊपर बात हो रही है कि मेरा ओपिनियन ये है, बेसिस में बात हो रही है कि जो ऊपर मैंने ओपिनियन दिया है क्यों है. ठीक है, तो आप यहां पर फिर क्या लिखोगे? बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ. ठीक है जी. अब ये वाला पैराग्राफ आपने डालना है. तो वो सिंपल आपको कह रहा है, वो कहता है यार देखो, क्वालिफाइड के अंदर दो मसले हो सकते थे ना, दो वजह से क्वालिफाइड होता है. चीज़ें लिंक कर रही है ना, क्योंकि वही दो हैं, उसमें कोई नई चीज़ तो आ नहीं रही. दो वजहों से क्वालिफाइड होना था. एक होना था अगर होती मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इस वजह से क्वालिफाई होना था. दूसरा होना था अगर होती मटेरियल स्कोप लिमिटेशन. ठीक है जी. इन दो रीजंस की वजह से बस क्वालिफाई होना, और कोई रीजन नहीं है. और आपको पता है कि क्वालिफिकेशन है ओवरऑल पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं लगती. पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो मॉडिफिकेशन लगती है वो एडवर्स ओपिनियन है. इसमें हम कहते हैं कि जी सारा कुछ ही खराब है. इधर हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन. मतलब है कि जो मैटर हमने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में बता दिए हैं उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू. भाई बाकी सब कुछ ओके, सिर्फ ये जो मैटर्स हैं इधर मसला है. अब इसमें एक से ज़्यादा मैटर्स भी हो सकते हैं. ये नहीं है कि क्वालिफिकेशन सिर्फ एक जगह पे लगती. मैंने शायद आपको बताया हो कि एक बार हम QCR करने गए एक फर्म का, तो उस फर्म ने कोई 8-10 क्वालिफिकेशंस लगाई हुई थी. एडवर्स नहीं उसने ओपिनियन दिया है. हालांकि हमारा ओपिनियन ये था कि जब इतनी ज़्यादा हेड्स हिट हो रहे हैं तो भाई इतना बड़ा मसला निकल आया है, इतने ज़्यादा मसाइल हैं, तो आप एडवर्स क्यों नहीं दे रहे. ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट में क्वालिफाइड ओपिनियन दिया हुआ था. बात आ रही है समझ? तो फॉर एग्जांपल एक क्वालिफाइड डिफरेंट हो सकते हैं. लेट्स से आप एग्जांपल ले लेते हैं जी. पहला क्वालिफाइड ओपिनियन आ गया
कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्टॉक, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टॉक कि स्टॉक ही नहीं वेरीफाई हुआ, ये इस वजह से क्वालिफिकेशन लगी है, इस वजह से लगी है, बताएं ज़रा। ये भाई इस वजह से लगी है ना, वेरीफाई हुई ही नहीं चीज़ हुई। हमें क्या पता है कि स्टॉक सही है या गलत, हो सकता है सही ही हो। जब हमने स्टॉक वेरीफाई ही नहीं किया, एग्जिस्टेंस को देखा ही नहीं है एज पर आइजा 501, स्टॉक टेक किया ही नहीं है, हमने भाई एक तो इस वजह से लिख दिया। अच्छा, और हो सकता है फॉर एग्जांपल जी मिस क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन को मिस क्लासीफाई किया हुआ है हमने ना फिर इसमें पूरा एक्सप्लेन करना होता है इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे जा रहा है। लाइबिलिटी बढ़ गई है फॉर एग्जांपल, सही है, इंटरेस्ट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, हमें सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे इफेक्ट्स होते हैं वो बताने हैं। हो सकता है एक क्वालिफिकेशन इस वजह से लग गई हो। अच्छा, हो सकता है जी कि एक क्वालिफिकेशन आपकी लग गई हो कि इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर IAS 24 एंड दी कंपनीज एक्ट 2017 उसके मुताबिक नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक मसला। अब ये 3 लिखियां ज़्यादा भी हो सकती हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। हम क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में ये कहना चाह रहे हैं, ओपिनियन देते हुए ओपिनियन वाले सेक्शन में, कि भाईजान एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन दी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, जो मेरे नीचे ही बिल्कुल आपको नजर आएगा, एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन दी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। भाई बाकी सब कुछ ओके है, ये 3 मसले हैं, बाकी क्या है मामला ठीक है। और हमें ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये 3 मसले कब होने हैं, या 4-5 जितने भी हैं, या एक भी हो सकता है कोई भी ना हो, जब मटेरियल में स्टेटमेंट होगी या मटेरियल स्कोप लिमिटेशन होगी। अगर ये मटेरियल से निकल के प्रोविजिव में चलेगी तो भाई फिर ये क्वालिफाइड में नहीं आएगा, फिर ये किधर जाता है, एडवर्स ओपिनियन में चीज़ जाती है। अब किसी का आई डोंट थिंक सो कि ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए कि सर एक ही रिपोर्ट के अंदर पॉसिबल है कि क्वालिफाइड ओपिनियन भी एडवर्स ओपिनियन भी। मेरा नहीं ख्याल कि ये सवाल आपके माइंड में आ रहा है, बट अगर किसी भोले पंछी के माइंड में आ भी गया तो मैं उसको बता दूं, देखो ओपिनियन एक ही जाता है, सिर्फ एक ही ओपिनियन जाएगा, उसकी बेसिस आपने नीचे लिखते नहीं है, ठीक। ओपिनियन एक ही होगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एडवर्स के अंदर तो हम कहते हैं नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, यही कहते हैं ना। तो हम एडवर्स ओपिनियन भी डाल दें और साथ एक क्वालिफाइड ओपिनियन भी डाल दें। क्वालिफाइड का मतलब तो यह है एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेस्ट फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बाकी सब कुछ ओके है। तो इधर तो हम कह रहे हैं कि सारा कुछ ही खराब है, बात नहीं ना समझ आती। और इधर हम क्या करें, हम ओपिनियन दे ही नहीं रहे, तो जब दे ही नहीं रहे तो इधर क्या दे रहे हो, तो एक ही ओपिनियन आएगा। ये बड़ा एक इंतहाई बेसिक सी बात है, बट मैंने कहा कि सोचने को क्या है, बंदा कुछ भी सोच देता है, ठीक है। सोचने पे अभी टैक्स नहीं ना लगा, हर चीज़ पे तो लग गया। तो भाईजान ये नहीं सोचना, ठीक है, कि एक से ज़्यादा ओपिनियन, एक से ज़्यादा ओपिनियन नहीं, एक से ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं, बेसिस आ सकती हैं, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। आ गई भाई बात समझ, चलें आए जी ज़रा। अच्छा, अब ये तो है ना, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब इन दी, कि भाई इनके इफेक्ट के अलावा सब कुछ ओके। लेकिन जब स्कोप लिमिटेशन वाला मसला हो तो फिर हम क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ, क्योंकि पॉसिबल पता नहीं है, एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम वर्ड यूज कर देते हैं पॉसिबल। मेरे ख्याल में पॉसिबल की लॉजिक समझ आ गई होगी, क्योंकि एक्चुअल इफेक्ट का पता नहीं है ना। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि अगर आप कहें कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मसला है, कि स्टॉक आपने NRV पे रिकॉर्ड नहीं किया, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे करना चाहिए था एज पर IAS 2, ठीक है, और आपने उस अकाउंटिंग पॉलिसी को सही तरह अप्लाई नहीं किया हुआ। अब देखें मसला क्या हुआ कि लेट से आपका स्टॉक था 40 मिलियन का होना चाहिए था, ठीक है, और आपने भाई जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो लेट से 70 मिलियन का, और मिसाल के तौर पे आपकी जो मटीरियलिटी आइजा 320 के मुताबिक वो है 20 मिलियन। अब 30 मिलियन का फ़र्क आ रहा है, आपने मैनेजमेंट को बोला जाके कि जी इसको सही करें, मैनेजमेंट इसको सही नहीं करी, इसका मतलब इट इज़ अ मिस स्टेटमेंट एंड इट इज़ अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, नॉट प्रोवेसिव वन, इतनी बड़ी नहीं है बट मटीरियल तो है ना भाई, ठीक है। 20 मिलियन की मटीरियलिटी थी, 30 मिलियन का आपका मसला है,
ठीक है, कि आपने स्टॉक को ओवर वैल्यू किया हुआ है, ज़्यादा बढ़ा के लिखा हुआ है। अब आपने इसके इफेक्ट्स देखने हैं, इफेक्ट से मुराद इसके कहाँ कहाँ पे इफेक्ट हुए। तो आप जब बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन लिखोगे तो आप कहोगे कि भाईजान ये मतलब इन्होंने ये गलती की है जिसकी वजह से स्टॉक हैज़ बीन ओवर स्टेटेड बाई 30 मिलियन। ठीक है, और इसका कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट के ऊपर जहां जहां पर इफेक्ट जाता है ना स्टॉक का, दूसरा वो आपने बता देना है। कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर क्या इफेक्ट जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जितना ज़्यादा आपका स्टॉक बढ़ता है, जितना ज़्यादा आपका स्टॉक बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है भाई, कम होती है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, मुझे नहीं यार इस तरह। अभी सोच लेते हैं, सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 100 रुपया था, परचेजेज आई 50 की, 150। क्लोजिंग स्टॉक आपका होना चाहिए था कितना, 40, मतलब कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल 110 होनी चाहिए थी। बट आपने क्या किया हुआ है, आपने 100 का ओपनिंग, 50 की परचेजेस, 70 क्लोजिंग में डाला हुआ है। मतलब है कि आपने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल रखी हुई है 80, होनी कितनी चाहिए थी 110। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भाई आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो भी अंडरस्टेटेड है बाय 30 मिलियन। ठीक है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल क्योंकि कम है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी क्या है जी, वो ओवर स्टेटेड है 30 मिलियन से। बात आ रही है समझ, ओवर स्टेटेड ज़्यादा लिखा हुआ आपने, ये आपने इफेक्ट्स लिख दिए, ये इफेक्ट्स हैं। लेकिन जब हो आपका स्कोप लिमिटेशन हो तो आपको एक्चुअल इफेक्ट्स का नहीं पता, क्योंकि एविडेंस ही नहीं मिला। उसके ऊपर तो मैं एविडेंस मिल गया ना, सिंपल सीधा कि एनआरबी टेस्टिंग किया भाई, गलत आपने किया हुआ है। स्कोप लिमिटेशन में यू आर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल प्रोसीजर और द ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स। ठीक है, तो फिर आप क्या कहते हो कि सर पॉसिबल इफेक्ट जो हैं इसके वो मटीरियल हैं या वो मटीरियल परवेसिव हैं। आइए समझ बात, चलें अब दूसरा आ गया ओपिनियन आपका, विच वन इज एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन के ऊपर जरा आए वो कहते हैं व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन एडवर्स ओपिनियन द ऑडिटर शैल स्टेट इन द ओपिनियन पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में क्या लिखेगा, बिकॉज ऑफ द, इसमें मतलब बाकी चीज़ें तो वही लिखेगा ना कि हमने ऑडिट किया फलां फलां सारा कुछ सही है। बाकी वो कहता है कि आप इसमें ये लिखोगे कि बिकॉज ऑफ द मैटर्स, किधर गया, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ। भाई क्योंकि ये बेसिस फॉर, यहाँ पे देखो क्वालिफाइड में हमने क्या लिखा था, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब इन क्वालिफाइड ओपिनियन, या एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, ये हमने लिखा था। एडवर्स ओपिनियन के केस में वो कहता है कि ओपिनियन सेक्शन में आपने लिखना है बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब इन एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ। सिग्निफिकेंस की वजह से क्या होगा, क्या होगा, कहता द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली इन अकॉर्डेंस विद द AFRF व्हेन रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द फेयर, और इसी तरह दूसरा। ठीक है जी, कि भाई वो कहता है financial statement do not present fairly or have not been prepared fairly in all material respects। ये आपने लिख देना। ठीक है जी, और ये बात समझिए कि असल में एडवर्स ओपिनियन से मुराद क्या है कि भाईजान फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, ये आपने सिंपल लिखना है कि भाई बिकॉज, क्योंकि ओपिनियन में तो सिंपल ओपिनियन बताना है ना कि भाई मेरा ओपिनियन ये है। हाँ, जब बेसिस फॉर ओपिनियन पढ़ोगे ना उस उधर जाकर बेसिस भी देखना है मैंने क्यों ये इतनी बड़ी बात कर दी। ठीक है जी, डिस्क्लेमर पे आ जाए। When the auditor disclaims an opinion due to an inability to obtain sufficient appropriate or evidence, ये आपको पता परवेजिव लेवल का अगर आपको एविडेंस नहीं मिला देन आप इसको डिस्क्लेम करने की तरफ जाते हो। तो वो कहता है कि यहाँ पर the auditor does not express an opinion on the financial statement, आप कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते, वो आप लिखते हो we do not express an opinion, और आप ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर क्या लिखते हो, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जाहिर है बेसिस तो पता नहीं है कि भाई उन्हें ऐसे थोड़ी छोड़ के चले जाना कि मैं हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, बताओ भी तो सही ना क्यों नहीं दे रहे आप वहाँ पे लिखोगे कि सर ये हुए मसाइल, ये एविडेंस नहीं दिए गए। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ द ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion, and accordingly auditor was engaged to audit the financial statements। वो ये कहेगा भाई मुझे ऑडिट करने के लिए बुलाया गया था,
ऑडिट करने के लिए मैं कॉल किया गया था, बट मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। ठीक है। When the auditor disclaims an opinion due to inability, the auditor shall amend the opinion section of the auditor's report to state that the auditor was engaged to audit the financial statement. The auditor shall also amend the description of the auditor's responsibility and the description of scope of the audit accordingly. अच्छा, इसको ना आप कर लें फिलहाल, कुछ स्टार बना लें। वो ये कह रहा है कि जब आपके अनमोडिफाइड ओपिनियन हो, क्वालिफाइड ओपिनियन हो, एडवर्स ओपिनियन हो, तो सिवाय वो जो थोड़ी सी वर्डिंग है ना, उसके अलावा ओपिनियन पैराग्राफ वैसे का वैसा ही रहेगा, बाकी रिपोर्ट वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है। डिस्क्लेमर में वो ये कह रहा है कि भाई ना कि डिस्क्लेमर डलेगा ना, तो ओपिनियन पैराग्राफ जो होता है ना, मतलब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, उसका जो पहला सेक्शन भी है उसके अंदर भी कुछ वर्डिंग चेंज करनी है आपने। ठीक है। वो क्या होगी, हमें एग्जैक्ट वर्डिंग आनी चाहिए, वो हम आगे इलस्ट्रेशन में देख लेंगे। ठीक है। वो क्या होगी वो देख लेंगे। फिर वो कहता है कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो पैराग्राफ है ना रिपोर्ट के अंदर आ रहा है, देखो इन्होंने नहीं छेड़ा, ये तीनों पैराग्राफ्स ने उसको नहीं छेड़ा। वो कहता है जब डिस्क्लेमर डलेगा ना, तो आपने ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ को भी छेड़ना है थोड़ा, उसके अंदर भी चेंजेस लेके आनी है। और जो स्कोप ऑफ ऑडिट की डिस्कशन वहाँ पर हुई है कि ऑडिट क्या क्या है, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट्स आएंगी। वो क्या आएंगी वो देख लेते हैं। ठीक है। बट इसको ज़रा कर लें। ये वैसे बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में डिस्क्लेमर डलते हैं कि आपको बिल्कुल ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ज़ाहिर मिल रही, कोई आपको एविडेंस मिल ही नहीं रहा, तो देन आप जाते हो। मोस्ट कॉमन मॉडिफिकेशन कौन सी होगी आपके ख्याल में? क्वालिफाइड ओपिनियन वाली। ठीक है। ये ज़्यादातर एक आधा डल जाता है, सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स तो ये जाती हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन वाली। ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आप इसको रख लें, ये ज़्यादा जाती हैं। फिर थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये तरतीब है इनकी, मतलब प्रैक्टिस में जो चीज़ें चल रही हैं। सही है। अच्छा जी, अब ये तो हो गए ना ओपिनियन सेक्शंस। अब वो इनकी बातें करने लगा, इन तीनों की बेसिस फॉर ओपिनियन क्या है। आ जाए सर। कहते हैं व्हेन द ऑडिटर मॉडिफाइज द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर शैल इन एडिशन टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय आइजा 7 एडवाइस, तो करने ही करने हैं। हेडिंग्स को आपने फिर भी चेंज कर लेना, क्या हो जाएगा, बेसिस फॉर ओपिनियन कर देंगे उसको, बेसिस फॉर ओपिनियन को बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन, ये लिख देंगे। एंड विद इन दिस सेक्शन इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू अ मॉडिफिकेशन। मैटर लिखो जिसकी वजह से ऊपर मॉडिफिकेशन का आपने ओपिनियन डाला है। ठीक है। वो कहते हैं इफ देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट of the financial statement that relates to specific amounts in the financial statement including quantitative disclosure, quantitative का मतलब figures वगैरह, in the notes to finance, the auditor shall include in the basis for opinion section a description and quantification of the financial effects of the misstatement unless impracticable, unless वो ना निकल सकता हो। if it is not practicable to quantify, the auditor shall so state in this section। भाई वही जो बात अभी हम NRV वगैरह वाली कर रहे थे, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब अगर आपकी मटीरियल में स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर भाई आपकी क्या है मटेरियल में स्टेटमेंट की वजह से आप मॉडिफाई कर रहे हो, मतलब कि आप क्वालिफाई ओपिनियन दे रहे हो ड्यू टू अ मटेरियल में स्टेटमेंट, तो आपने जो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ है इसके अंदर आपने क्या लिखना है। इसके अंदर एक तो आपने उसका जो है सारा स्नैरियो बताना, मिसाल तौर पे हमने जो एग्जांपल ली थी एनआरवी वाली, तो आप लिखोगे एज पर IS2 इन्वेंट्री the stock or the inventory must be reported at the lower of cost or NRV. However, the company has not recorded its inventory at the NRV which is कितनी थी 40 million, ठीक है, which was 40 million, but the company has reported its inventory at 70 million, which resultantly has decreased the cost of sales by 30 million and increased the profit by, सही है, वो भी 30 मिलियन से प्रॉफिट भी आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हो गया, एंड ऑल्सो द इन्वेंट्री वॉज ओवरस्टेटेड बाय 30 मिलियन। आपने वो इफेक्ट बता रही है जहाँ पर उसका आ रहा था। अच्छा, अब यहाँ पर आप कह रहे हो सर तो 30 मिलियन का ही आ रहा है हर जगह पर, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर लोन का मसला था, लोन रिकॉर्ड होना था 50 मिलियन का, आपने किया हुआ 70 मिलियन का और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी है, अब वहाँ पर चीज़ें चेंज भी होगी ना। आप वहाँ पर क्या कहोगे, आप एक तो कहोगे कि भाईजान
आपने लोन ओवरस्टेट किया हुआ है, ज़्यादा बताया हुआ है, एक तो ये मसला 20 मिलियन से, लेकिन लोन ज़्यादा बताने की वजह से आपने इंटरेस्ट भी गलत कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, और इंटरेस्ट पेएबल में भी गलती आ गई, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो प्रॉफिट के अंदर आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके अंदर भी गलती आ गई। तो आपने बेसिकली सारे इफेक्ट्स बताने। इस तरह डेप्रिसिएशन की बात कर लो, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल फेयर वैल्यू गलत निकाल ली है, ठीक है, या फेयर वैल्यू आपको पता है IAS 16 क्या कहता है कि फेयर वैल्यू अगर आपने किसी एक एसेट की करनी तो पूरी क्लास ऑफ एसेट्स की होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि अगर 10 बिल्डिंग है उसमें एक बिल्डिंग की फेयर वैल्यू निकालो, कहता नहीं नहीं भाई 10 की निकालो या ना निकालो, फिर पूरी क्लास की लेनी है ना आपने फेयर वैल्यू। अब वहाँ पर अगर आपने 10 बिल्डिंग है उसमें 5-6 की ली हुई है, बाकियों की नहीं ली हुई, तो ये भी नॉन कंप्लायंस है IAS 16 की, तो आपने उसका इफेक्ट निकाला। अब उसके इफेक्ट की वजह से आपका डेप्रिसिएशन के ऊपर भी तो असर पड़ना है ना, क्योंकि फेयर वैल्यू अगर बढ़ती है तो डेप्रिसिएशन भी आपकी फिर उसी हिसाब से इंक्रीज होनी थी। बात आ रही है समय, आपको सारी एंट्रीज आती हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह का भी। तो सर जो जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट है आपने सारे मेंशन करने होते हैं। ओके, ये था मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बाद। अगला, an example of financial statement effect of that may describe in the basis of modeling when the quantification of the effects on income statement, income tax, income before tax, net income, कहता है इनके ऊपर जो भी है आप अपना इफेक्ट्स बता सकते हैं। आगे, if there is a material statement of the financial statements that relates to narrative disclosure, narrative disclosure से मुराद है कि क्वांटिफाइड डिस्क्लोजर नहीं है, ठीक है, नरेटिव है, मतलब डिस्क्रिप्शन लिखनी थी, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपने लिखनी है, तो अब उसके अंदर आपको अमाउंट्स का एज सच नहीं है, उसमें आपने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स बताने थे, ठीक है। आप कह रहे हैं कि IFRS 9 के बहुत से डिस्क्लोजर्स हैं कि लिक्विडिटी रिस्क की परसेंटेज क्या है, आपकी जो है दूसरे मार्केट रिस्क की परसेंटेज क्या है, क्रेडिट रिस्क की परसेंटेज क्या है, इस तरह के कोई मसाइल हैं, ठीक है। लीज के कुछ स्केड्यूल्स हैं, लीज के डिस्क्लोजर्स वो नहीं दिए, मतलब नैरेटिव डिस्क्लोजर्स हैं, सही है, दे आर नॉट के उसमें कोई फिगर्स इन्वॉल्व हैं ऐसे। अब वो कहता है क्या करना है, फिर वो कहता है कि द ऑडिटर शैल इंक्लूड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द डिस्क्लोजर्स आर मिसस्टेटेड। फिर बताना पड़ेगा कि भाई क्यों मिसस्टेटेड है। देखो क्वांटिफाई करना तो बड़ा इजी है ना कि यार उसके मुताबिक 70 मिलियन होना चाहिए, आपने 30 मिलियन किया हुआ है, ये तो बड़ी समझ आती बात। लेकिन दूसरी चीज़ है क्वालिटेटिव, कि उसका जो डिस्क्लोजर है दैट इज़ नॉट सफिशेंट, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो किस तरह से बताना है वो फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस तरह की बातें इसने मिस की हुई हैं इसमें, जो कि स्टैंडर्ड्स रिक्वायर करते हैं, जो कि AFRF रिक्वायर करता है, तो फिर वो आप उसको इस तरह एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। देन आ गया कि इफ देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल, ये सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की बातें हो रही हैं, दैट रिलेट्स टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर डिस्क्लोजर दिया ही नहीं हुआ तो ये भी तो मिसस्टेटमेंट है ना। हमने देखें क्या कहा था कि मिसस्टेटमेंट 3 तरह की है, या तो अकाउंटिंग, मतलब उनकी रीजंस ये हो सकती हैं, या तो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने गलत चूज़ की हुई है, या आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ सही की थी उसकी एप्लीकेशन गलत हो गई है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत हो गया, या आपने डिस्क्लोजर दिया ही नहीं है, या अगर दिया भी है तो इनकम्प्लीट दिया हुआ। तो भाई यहाँ पर मसला क्या आ गया कि डिस्क्लोजर उन्होंने दिया ही नहीं है। अब वो कहता है कि ऑडिटर क्या करेगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में, वो भाई करेगा, डिस्कस करेगा नॉन डिस्क्लोजर। पहले तो उसको मतलब पैराग्राफ में नहीं, वैसे वो पहले डिस्कस करेगा, 2-4 यूनिट्स के सामने बताएगा कि भैया ये है। फिर वो कहेगा कि डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन द नेचर ऑफ द ओमिटेड इन्फॉर्मेशन, बताएगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ओमिट की गई है, छोड़ी गई है, नहीं बताई गई। एंड अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन इंक्लूड द ओमिटेड डिस्क्लोजर, भाई डिस्क्लोजर भी डाल देगा अनलेस लॉ ने मना किया हुआ है, प्रोवाइडेड इट इज़ प्रैक्टिकेबल टू डू सो, मतलब प्रैक्टिकेबल से मतलब उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है डिस्क्लोजर की। अगर तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो फिर तो वो वैसे स्कोप लिमिटेशन बन जाती है ना, एविडेंस ही नहीं है। यहाँ पर हम कह रहे हैं उसके पास एविडेंस था, उसको डिस्क्लोजर पता था कि ये वाला डालना है, इन्होंने नहीं डाला, वो उसने डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस किया कि भाई डालें, वो भी नहीं माने। अब ये क्या करेगा, एक तो पहले अपने बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में इन्फॉर्मेशन बता देगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, और डिस्क्लोजर भी पूरे का पूरा डाल सकता है, यार ये वाला डिस्क्लोजर था, देख लो यहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नज़र नहीं आएगा, इधर देख लो, ठीक है। अनलेस लॉज एंड रेगुलेशन ने रोका हुआ है और प्रैक्टिकेबल भी नहीं है, ठीक है। डिस्क्लोजिंग, अब एक उसने बात की है कि प्रैक्टिकेबल कब नहीं होता, ये पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि कब कोई ओमिटेड डिस्क्लोजर को
डालना प्रैक्टिकल नहीं है ऑडिटर के लिए। भाई कब नहीं होता, जैसे उसने कहा द डिस्क्लोजर हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, भाई उसने बनाया ही नहीं हुआ, डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन ही नहीं हमारे पास अवेलेबल, तो भाई कहाँ से दे दें। या उसने कहा इन दी ऑडिटर्स जजमेंट, ऑडिटर को लगता है कि यार द डिस्क्लोजर वुड बी अनड्यूली वोलोमिनस इन रिलेशन टू दी ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसको ये लग रहा है कि यार ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर एक बड़ा बुरा सा इफेक्ट इसका चले जाएगा, ठीक है, या ये ना हो कि एंटिटी को नुकसान ही पहुंच जाए डिस्क्लोज करने का चीज़। फॉर एग्जाम्पल होता है ना किसी कंपेटिटर की वजह से उन्होंने कोई रेलेवेंट चीज़ डिस्क्लोज ना किया, किसी ना किसी वजह से वो बहुत कॉन्फिडेंशियल सा मैटर हो, ठीक है, तो ये ना हो कि उसकी वजह से रिपोर्ट ही ओवरऑल ख़राब हो जाए आपकी, तो वो कहता है कि वहाँ पर वो छोड़ भी सकता है। इफ़ दी मॉडिफिकेशन, अच्छा अब ये सारी बातें होगी मिसस्टेटमेंट वाली, इसको ना आप वो बना लें एक इस तरह करके कि सर ये सारा कुछ क्या चल रहा था अभी तक मिसस्टेटमेंट के हवाले से, मैंने भी लिख लिया। अब आगे बात आने लगी है जी इनएबिलिटी, ठीक है, इनएबिलिटी की वजह से वो जो बताने लगा। पहले देखो मिस स्टेटमेंट का उसने क्या बताया, आपको थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। उसने कहा कि अगर तो मिस स्टेटमेंट है जी फिगर्स की वो क्वांटिफाई की जा सकती है, तो आप उसके इफेक्ट्स जो हैं, पॉसिबल इफेक्ट नहीं बोलना, इफेक्ट एक्चुअल इफेक्ट आपको पता है कि इन्वेंट्री ओवर स्टेट हुई है तो क्या क्या कहाँ पे गया, एक्चुअली में पता है आपको, इफेक्ट्स सारे बताएं उसको, ठीक है। वो कहता है कि अगर वो नैरेटिव डिस्क्लोजर से रिलेट करता रहा तो भाई समझाएं फिर अपनी ऑडियंस को, अपने यूजर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भाई किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है इसमें से, ठीक है। और अगर वो कहता है पूरे का पूरा डिस्क्लोजर ही मिसिंग है तो पहले तो डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस करें, उन्हें मनाएं, अगर वो नहीं मानते तो भाई फिर ओमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है ना वो थोड़ा सा आइडिया उसका दे दे। और आप पूरे का पूरा डिस्क्लोजर भी डाल सकते हो प्रॉपर बना के लंबा चौड़ा, अनलेस लॉ आपको रोक ले या ये प्रैक्टिकेबल ही ना हो। वो कहता है कब प्रैक्टिकेबल नहीं होगा, वो कहता है दो सूरतों में प्रैक्टिकेबल नहीं होगा। एक तो ये है कि डिस्क्लोजर अवेलेबल ही नहीं है, डिस्क्लोजर की इन्फॉर्मेशन ही नहीं अवेलेबल, तो ऑडिटर साहब कहाँ से देने। अगर तो डिस्क्लोजर कुछ इस तरह का है कि वो मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन दिए बगैर बन सकता है, ठीक है, तो फिर तो वो दे दो आप सिंपल, ओके, या आपके पास इन्फॉर्मेशन आप फिर तो दे दो। बट अगर वो ऐसा कोई डिस्क्लोजर डालना भूल गए हैं जो कि या नहीं डाल रहे जो कि मैनेजमेंट की बताई हुई चीज़ों की बेस पे बनना है, तो ऑडिटर के पास तो है ही नहीं, तो वो कैसे डालेगा। या उसने कहा कि अगर डिस्क्लोजर डालने से रिपोर्ट का जो असल असर है वो ख़त्म हो रहा है तो भाई वो फिर भी ना करे। अब ये सारा सिलसिला तो हो गया जी मिसस्टेटमेंट का। अगली बात आ गई, कहते हैं इफ़ द मॉडिफिकेशन रिजल्ट्स फ्रॉम एन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट appropriate evidence, the auditor shall include in the basis for section the reasons for that inability। देखो inability की वजह से दो चीज़ें होती हैं, या तो ये होगा अगर मटेरियल इनएबिलिटी थी, मटेरियल स्कोप लिमिटेशन थी, और अगर परवेजिव थी तो ये होगा। यहाँ पे मेंशन कर लें, आपको अब ये पता होनी चाहिए चीज़ें कि अगर उसने कहा था कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी तो आपके माइंड में आ रहा है कि क्वालिफाइड ओपिनियन की बात हो रही है। अगर वो कह रहा है परवेजिव मिसस्टेटमेंट होगी तो आपके माइंड में क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं आना चाहिए, आपके माइंड में फॉरन एडवर्स ओपिनियन आना चाहिए। अगर वो कहता है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑर्डर एविडेंस, मतलब कि स्कोप लिमिटेशन, तो आपके माइंड में दो चीज़ें आ जानी चाहिए, क्योंकि उसने कुछ नहीं बताया मटेरियल है परवेजिव है, तो आपके माइंड में दो चीज़ें क्या आनी चाहिए, मटेरियल हुआ तो क्वालिफाइड डलेगा, दूसरा परवेजिव हुआ तो डिस्क्लेमर डलेगा, सही है ना। तो उसने कहा कि भाई आप उसमें रीजंस बता दें कौन कौन सी आपको एविडेंस वगैरह नहीं मिले। एडवर्स ओपिनियन or disclaimer of opinion relating to a specific matter described in the basis for opinion section does not justify the omission of description of other identified matters that would have otherwise required a modification of the auditor's report. In such case, the disclosure of such other matter of which the auditor is aware may be relevant to users of the financial statement। अब ये वाली बात ज़रा समझ लें। वो कहता है कि बेशक आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन दे दिया, बेशक आपने दे दिया है, इसमें आपने क्या बिल्कुल हैवी सीन करते हुए आपने बेसिस में बता दिया होगा कि सारा कुछ बेड़ा करके फलां खराब फलां खराब फलां खराब फलां खराब, सही है, ये आपने सारा कुछ बता दिया कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। डिस्क्लेमर वाले में भी आपने उसके पॉसिबल इफेक्ट बता दिए, क्या क्या वजह हैं जिसकी वजह से मुझे एविडेंस मिला ही नहीं है, और उसका पॉसिबल इफेक्ट इतना बड़ा है कि मैं डिस्क्लेम कर रहा हूँ, मैं ओपिनियन ही नहीं दे रहा। वो कहता है बेशक ये आपने दे दिया, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं मिल सकता जिसके ऊपर क्वालिफिकेशन डलती हो। कहता हो सकता है कि कोई मसला हो, लेकिन वो फिर आप इसी सेक्शन के अंदर मेंशन करोगे,
इसी सेक्शन के अंदर मेंशन कर दोगे भाईजान ये कुछ एक दो और मसाइल भी हैं जो हम रिपोर्ट करना चाहते हैं। वो कहता है वो आपने तब बताने अगर आपको लगता है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रेलेवेंट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कि आपको लगता है कि यार एक तरफ तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि सारा कुछ ही ख़राब है, लेकिन ये एक दो मैटर हैं जो मुझे स्पेसिफिकली बता देने चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है, ये ज़्यादा अहम है उनके लिए। जो फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट्स के डिस्क्लोजर ठीक नहीं दिए हुए, वो कहता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे स्पेसिफिकली भी ये बात कर देनी चाहिए। तो वो कहता है कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वही बात है कि जो यूज़र है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार एक तरफ ये बिल्कुल सारा कुछ ख़राब कर दिया, फिर ये मुझे मैटर क्यों बताने लग गया। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है अवॉइड करना, आप डाल भी सकते हो। ओके, even if the auditor has expressed an adverse or disclaim an opinion, the auditor shall describe in the basis for opinion section the reasons for any other matter of which the auditor is aware that would have required a modification। हाँ, वो कहता है इसके अलावा अगर आपको कोई मैटर पता है जिससे आपको लगता है कि जो है कोई मॉडिफिकेशन डलनी थी और मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह, वो भी आप इसी सेक्शन के अंदर लिख दो कि यार हाँ वैसे तो ये बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है इनका, लेकिन ये एक दो मैटर हैं इनके ऊपर भी क्वालिफिकेशन डल सकती थी, वो आप बता देंगे। ठीक है, अगली बात आ गई डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो पीछे उसने कहा था ना, ये जो मैंने आपको कहा था इसको ज़रा कर लें। उसने कहा था कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ भी थोड़ा चेंज होगा। वो क्या होगा, वो कहता अगर अगर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन आप डालते हो फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर क्या आएगा। वो कहता है व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेस द क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन द ऑडिटर शैल अमेंड द डिस्क्रिप्शन। उस वक्त भी वो अमेंड कर देगा और क्या लिखेगा, टू स्टेट दैट द ऑडिटर बिलीव्स दैट द ऑडिट एविडेंस the auditor has obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditor's modified audit opinion। उस पर सिर्फ सिंपल एक वर्ड क्या आया ना होता है, modified audit opinion। आप जरा आए इधर पीछे, पहले वाली तो देखें ना, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। ठीक है, उसमें देखिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ना आपने सिंपल उस पहले तो अपनी अनमोडिफाइड में सिंपल आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि हमने क्या क्या करना है, किस किस तरह करना है। लेकिन जब ये इस तरह का सेक्शन आ जाए तो भाई वहाँ पर फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ के अंदर जाके ऑडिटर की आपने ये भी मेंशन बस एंड पे कर देना है कि भाई हमारा जो है क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन हमने जो आपको दिया है उसकी बेसिस क्या है वो आपने वहाँ पे मेंशन कर देनी। ठीक है, मतलब ये लिखना है हमने ऑडिट एविडेंस ले लिया था, उसकी बेस पर हम अपना ये ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इफेक्ट ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन की ऑडिट मैटर, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था आईसा 701 में कि जब डिस्क्लेमर डलेगा तो फिर कैम सेक्शन ही कोई नहीं आना। ठीक है, उसने कहा शैल नॉट इंक्लूड अ कैम ऑडिट मैटर सेक्शन, की ऑडिट मैटर सेक्शन ही नहीं होगा। देखें, एक सिनेरियो होता है कि ऑडिट मैटर मिला नहीं है आपको, उसमें हम कैम सेक्शन ज़रूर डालते हैं। जैसे आप अनमोडिफाइड ओपिनियन में भी डालोगे कि भाई मुझे नहीं मिला, लेकिन कैम सेक्शन डलेगा, बताओगे कैम क्या होता है फलाना, नीचे लिख दोगे कोई कैम नहीं है। इधर भी आप यही करोगे, बट यहाँ पर वो कहता है कैम सेक्शन डालने की ही ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, सिरे से ही डालो ही ना। कम्युनिकेशन विद दोस्त विद गवर्नेंस बाई व्हेन द ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू मॉडिफाई द ओपिनियन, जब वो उसे लगता है कि उसने मॉडिफाई करना है तो जाहिर है पहले ड्राफ्ट भेजा जाता है हमेशा। ये शायद पहले भी हमने डिस्कस किया हो कि जब आप ऑडिट कर लेते हो तो आप एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो आप भेजते हो दोस्त विद गवर्नेंस या मैनेजमेंट को, और साथ एक लेटर लिखा होता है, उसके अंदर चीज़ें होती हैं। अगर कोई मिसिंग है आप कह रहे यार इस तरह की चीज़ें होंगी, या आपसे रिक्वायर्ड है हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन। ठीक है, या आप इसके ऊपर साइन कर दें सारे लोग, जब आप इसको प्रूव करेंगे देन हम आपको फाइनल ऑडिट रिपोर्ट देंगे। सही है, ये आप चीज़ें मेंशन करके भेज दें। इसका मतलब है कि पहले आपने उनको दिखानी है वो चीज़, और फिर आपने डिस्कस भी कर सकते हैं यार ये मॉडिफिकेशन के अंदर ये वर्डिंग है, ये वर्डिंग है, इसको ज़रा बताएं। आईसा 705 फर्दर एक्सप्लेन दैट कम्युनिकेटिंग विद दोस्त विद गवर्नेंस the circumstances that lead to an expected modification and the proposed wording of the modification enables the, इसका फ़ायदा बताया हुआ है जी, ये पेपर में आ सकता है कि क्या फ़ायदा है उनको करने का। तो ये सिंपल फ़ायदा है कि और इससे ऑडिटर क्या होता है टू गिव नोटिस, वो नोटिस दे रहता है एक तो 2-4 वीक गवर्नेंस को कि भाईजान मैं मॉडिफिकेशन डालने लगा हूँ, उसको उनको मतलब पता लग जाता है। फिर ऑडिटर
टू सीक द कनकरेंस ऑफ दो चार गवर्नेंस रिगार्डिंग द फैक्ट्स ऑफ द मैटर। एक ये है कि उनकी नॉलेज में भी आया था दो चार विद गवर्नेंस के कि भाई क्या मैटर है, ठीक है, और पता लग जाता है कि वो क्या एग्री करते हैं इसके सारे, डिसएग्री करते हैं। और दो चार विद गवर्नेंस के बाद एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि वो मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन देकर हो सकता है कि मॉडिफिकेशन हटवा दें। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन वो कहें अच्छा यार ये मसले थे, ये वाला डिस्क्लोजर नहीं डाल रहे, चलो यार डालो, ये वाली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है, चलो यार इसको सही कर दो, हो सकता है मसाइल ठीक हो जाएं। आ गई भाई बात समझ। तो ये था जी हमारा सारा मॉडिफिकेशन का। इसकी ना ये इलस्ट्रेशंस हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का वो प्लीज़ पूछ लेना आपने। ठीक है, मिलते हैं फिर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह।